हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पढ़ा था। अब देखेंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो देखिए, हमने ये बना लिया था, एक न्यूक्लियोटाइड था, वो कुछ इस प्रकार से था। अब एक न्यूक्लियोटाइड का जो C3 कार्बन है, उस कार्बन पर एक फॉस्फेट समूह और जुड़ जाता है और आगे इस प्रकार से बॉन्ड बनते जाते हैं। इसमें देखिए, इस प्रकार से ये फॉस्फेट समूह यहाँ पर जुड़ा, ये फॉस्फेट समूह यहाँ पर जुड़ा, इसने इस अगली शर्करा के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता जाता है और ये चेन आगे बढ़ती जाती है और इसी को बोल देते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यदि ये डीएनए है तो यहाँ पर OH नहीं पाया जाएगा, यदि डीएनए है आरएनए है तो यहाँ पर OH पाया जाता है, जो कि H पाया जा रहा है। इसमें ये डीएनए की संरचना है। अब देखिए अब हमें देखना है डीएनए व आरएनए में अंतर। तो डीएनए व आरएनए में अंतर देखिए, डीएनए क्या होता है। डीएनए में हमने देखा था कि डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसे बोलते हैं हम डीऑक्सीराइबो शर्करा। तो डीएनए में जो शर्करा पाई जा रही है वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबो शर्करा। जबकि आरएनए में जो शर्करा पाई जा रही है वो कौन सी है? राइबोज शर्करा। अब डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जा रहे थे वो कौन कौन से थे? वो थे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। क्या थे? साइटोसिन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल व साइटोसिन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यानी कि डीएनए में तो थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा देखते हैं कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, जबकि आरएनए की संरचना एक कुंडलित संरचना होती है। डीएनए क्या होता है? डीएनए केंद्रक में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जो आरएनए है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। पांचवा है, यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में मदद करता है, यानी कि डीएनए आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में मदद करता है, जबकि आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये डीएनए व आरएनए हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला टॉपिक, वो है इसी में लिपिड। अब पढ़ेंगे हम लिपिड या वसा के बारे में। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं लिपिड को कि लिपिड या फिर वसा क्या होते हैं। लिपिड या वसा जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो स्पर्श में चिकने, जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। यानी कि हम लिपिड किन्हें कहेंगे? लिपिड हम उन्हें कहेंगे जो जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं। और इनके गुण क्या होते हैं कि ये स्पर्श में तो चिकने होंगे, जल में अविलेय होंगे तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे। जल अकार्बनिक विलायक है, जबकि और जो विलायक हैं वो कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें ये विलेय होते हैं। ये क्या कहलाएंगे? ये लिपिड कहलाते हैं। अब जो लिपिड शब्द है वो ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ फैट या फिर वसा होता है। अतः इस वर्ग में वसा, तेल, मोम आदि पदार्थ आते हैं। ये शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। अब हम करते हैं लिपिड का वर्गीकरण। तो लिपिड को 3 वर्गों में बांटा गया है, सरल लिपिड या समलिपिड, दूसरे हैं संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड, और तीसरे हैं व्युत्पन्न लिपिड। अब जो सरल लिपिड या समलिपिड हैं उन्हें भी आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो हैं प्राकृतिक वसा एवं तेल और दूसरा है मोम। इसी प्रकार संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड भी 2 प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। और व्युत्पन्न लिपिड को आगे वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो हम सबसे पहले सरल लिपिड या समलिपिड के बारे में पढ़ते हैं। सरल लिपिड या समलिपिड ये अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। अब ये वसीय अम्ल क्या होते हैं, अल्कोहल क्या होती है, एस्टर क्या होता है, ये आपको 11वीं क्लास में सिखा दिया गया था। तो यहाँ इन्हें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब इनकी संरचना पढ़ेंगे थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो एक बार आप अभी इतना ध्यान रखिए कि ये अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है
प्राकृतिक वसा एवं तेल और दूसरे हैं मोम। अब जो प्राकृतिक वसा एवं तेल हैं ये क्या होते हैं, ये अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, अतः इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। वसा ठोस होती है, तेल द्रवावस्था में होते हैं। क्या होंगे, जो वसा और तेल हैं दोनों की दोनों ही क्या होते हैं, ये होते हैं दोनों ही दोनों ट्राई एस्टर होते हैं, या फिर हम कहें ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं। अब इन्हें ट्राइग्लिसराइड नाम क्यों दिया गया, तो वो समझ में आएगा आपके तब हम इसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना पढ़ेंगे तब। अब दूसरा आता है मोम। ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मधुमक्खी या मोम का, मधुमक्खी का मोम। अब आगे देखते हैं हम दूसरे प्रकार के लिपिड को, वो है संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड। हमने देखा था कि जो सरल लिपिड होते हैं वो बने होते हैं वसीय अम्ल और अल्कोहल के। अब देखते हैं हम संयुक्त लिपिड को। तो जो संयुक्त लिपिड होते हैं या फिर जो विषम लिपिड होते हैं वो किसके बने होते हैं, वे लिपिड जिनमें वसीय अम्ल व अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी पाया जाता है, संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। हमने क्या कहा था कि लिपिड क्या होते हैं, जो वसीय अम्ल व अल्कोहल के बने हुए एस्टर होते हैं, जबकि इनमें वसीय अम्ल व अल्कोहल के अतिरिक्त एक अन्य समूह भी पाया जाएगा, तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड बोल देंगे। अब देखिए, संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। अब जो ये फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें वसीय अम्ल व अल्कोहल के अतिरिक्त फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी क्षारक भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा, इनमें वसीय अम्ल व अल्कोहल के अतिरिक्त फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी क्षारक भी पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, ये कोशिका झिल्ली की संरचना में भाग लेते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो कोशिका झिल्ली की संरचना में भाग लेते हैं। दूसरे होते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया था, अल्कोहल लिया था, जबकि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर शर्करा होगी। शर्करा और वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इनमें नाइट्रोजन क्षार पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी, कोई जरूर नहीं है कि इनमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाएं, लेकिन इनमें फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो क्या है कि ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, ये शर्करा के और वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये किसके थे, अल्कोहल और वसीय अम्लों के, जबकि ये किसके हैं, शर्करा और वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। इनमें नाइट्रोजनी क्षार भी पाया जा सकता है, लेकिन फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड मस्तिष्क है, किडनी है, वृक्क यानी कि किडनी यानी कि वृक्क, यकृत यानी कि लीवर और WBC में पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड। अब हमारे तीसरे होते हैं, वो होते हैं व्युत्पन्न लिपिड। अब व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं, ये सरल तथा संयुक्त लिपिड के जल अपघटन के उत्पाद होते हैं। यानी कि हमने सरल लिपिड पढ़ लिया, संयुक्त लिपिड पढ़ लिया। यदि इन दोनों का जल अपघटन करवाया जाए तो उनका जो उत्पाद होता है उन्हें हम व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। इसमें वसा अम्ल, अल्कोहल, मोनोडाइग्लिसराइड्स, एस्टेरॉइड्स, टर्पेन तथा कैरोटीनॉइड आदि सम्मिलित हैं। तो ये हो गए हमारे व्युत्पन्न लिपिड। अब आगे देखते हैं हम कि इनकी जो सरल लिपिड है उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है। हमें सरल लिपिड की रासायनिक संरचना देखनी है, तो आइए हम देखते हैं सरल लिपिड की रासायनिक संरचना। हमने देखा था कि सरल लिपिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है वसा एवं तेल और दूसरी होती है मोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं वसा एवं तेल की संरचना। ये ग्लिसरॉल की लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वसा अम्लों में कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है। जो वसा अम्ल होंगी, जो वसीय अम्ल होंगी ना, उनमें कार्बन परमाणु संख्या सम होती है। ये संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। जो वसीय अम्ल हैं वो संतृप्त हो सकते हैं या असंतृप्त हो सकते हैं। तो जो संतृप्त अम्ल हैं वो इनमें क्या होता है, क्या वसा अम्लों में कार्बन परमाणु संख्या सम होती है, और जो वसा अम्ल हैं वो संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। संतृप्त अम्ल कौन से होंगे, संतृप्त अम्ल होंगे तो उसमें होगा पामेटिक अम्ल व स्टायरिक अम्ल। तो हम लिख सकते हैं संतृप्त अम्ल में इनमें पामेटिक अम्ल व स्टायरिक अम्ल मुख्य हैं। बी है असंतृप्त अम्ल। असंतृप्त अम्ल के एग्जाम्पल हैं ओलिक अम्ल, जिसमें एक द्विबंध पाया जाएगा, लिनोलिक अम्ल, दो द्विबंध पाए जाएंगे, लिनोनेलिक अम्ल
3 द्विबंध पाए जाएंगे। अरेकिडोनिक अम्ल 4 द्विबंध पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये संरचना हो जाती है सरल लिपिड की रासायनिक संरचना। अब इनमें देखो जो वसा होती हैं वो संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होती हैं, जबकि जो तेल होते हैं वे असंतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब आती है मोम। मोम संतृप्त तथा असंतृप्त अम्लों के लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर होते हैं। अम्लों में कार्बन परमाणु संख्या 14 से 36 तथा अल्कोहल में 16 से 36 तक हो सकती है। अब देखते हैं हम जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी सामान्य संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए ये वसीय अम्ल है, नहीं ये ग्लिसरॉल है। और ये क्या है, ये वसीय अम्ल है। इन अम्लों को कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम वसीय अम्ल बोलते हैं। देखिए करना क्या है हमें यहाँ पर, इनको संयुक्त करना है जलपठन के द्वारा। इनका जलपठन होगा, यहाँ से H यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3,3H2 समूह निकल जाएंगे। और इनके बीच में देखिए किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा। और ये क्या होगा हमारा, ये ट्राइग्लिसराइड होगा। क्या होगा, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है। क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलकर बना हुआ ट्राइग्लिसराइड है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर का एंड करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि वसा ठोस और तेल द्रव क्यों होते हैं। तो इसका कारण है वसा संतृप्त अम्लों के टेढ़े मेढ़े जिगजैग चतुष्फलक के कारण सघन कुंडलित रहते हैं। देखो सघन कुंडली रहते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि तेलों में असंतृप्त अम्लों के समपक्ष विन्यास ऐसे हैं, तो सभी ऐसे ही होंगे, तो ये व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। समपक्ष विन्यास के कारण सघन संगुलित संरचना नहीं बन पाती, अतः तेल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है जबकि तेलों में असंतृप्त अम्लों के समपक्ष विन्यास के कारण सघन संकुलित नहीं हो पाते, अतः तेल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब दिया है लिपिड के कार्य या लिपिड के उपयोग। तो लिपिड के कार्य हैं, वसा जंतु एवं पादप कोशिका में संग्रहित भोजन के मुख्य अवयव हैं। दूसरा है ये कोशिका में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। तीसरा है ये हार्मोन संश्लेषण में भाग लेते हैं। चौथा है ये एंजाइमों को भी सक्रिय बनाते हैं। पांचवा है ये शरीर के लिए ऊष्मारोधी तथा यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमारा लिपिड कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके जो आगे का पार्ट है वो आपको ऑफलाइन क्लास में कराया गया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि लिपिड में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ऑनलाइन क्लास में बातचीत कर सकते हो। थैंक यू।